Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 11th of January 2022. First of all, let's understand what all editorial we have to discuss today. सबसे पहले we'll talk about this editorial. Now this is very important. ये हमारे इंडियन डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, जहां पर ये बोलता है कि जो लगातार जो फैक्टर्स है हमारे जो यूरेशिया का पार्ट है, हमारा जो इंडो पैसिफिक का पार्ट है, वहां फैक्टर्स लगातार चेंज हो रहे हैं. तो फैक्टर्स को चेंज होने के कारण जो हमारा इंडियन डिप्लोमेसी है वो धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में इसके बारे में बताया हुआ है. तो हम इसको बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. एंड सेकंड एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. विल टॉक अबाउट द ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के टाइम में जो प्रिकॉशनरी डोजेस जो इंडिया के अंदर दिए जा रहे हैं, दैट इज बूस्टर डोजेस, उसकी क्या पर्सपेक्टिव है. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. नाउ जो बाकी जितने एडिटोरियल्स है ना, वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं. नाउ दिस अगेन टॉक्स अबाउट एनजीओस. एनजीओस के बारे में हमने काफी डिटेल के अंदर ऑलरेडी बात कर रखी है. इसके अलावा इट टॉक्स अबाउट जो पीएम का जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ था उसके बारे में, यानी कि जितने भी बाकी एडिटोरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड है. तो विल टॉक अबाउट दिस इंडियन डिप्लोमेसी एंड ओमिक्रॉन के अंदर जो बूस्टर डोज है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है उसको किस टाइप का भी सेल चाहिए, मतलब व्हाट इज द हेल्प दैट एक्चुअली इंडियन डिप्लोमेसी नीड्स. देखिए, अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने अभी 5 सेंट्रल एशियन के जो लीडर्स हैं, मतलब जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, पांचों के लीडर्स को यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड जो हमारा होता है 26 जनवरी को, उसमें चीफ गेस्ट की तरह बुलाया है. ठीक है, नाउ ये एक्चुअली शो करता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल शो करता है कि किस तरह हमारे इंडिया के लिए जो सेंट्रल एशियन रीजन की जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है. मतलब इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है कि जब मिस्टर मोदी जब 2014 के अंदर जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 2015 के अंदर वो पांचों सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर जाते हैं, पांचों के अंदर विजिट करते हैं. ठीक है, पांचों के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनसे बातचीत करते हैं. दिस वाज 2015. उसके बाद 2020 के अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, अफगानिस्तान का इशू होता है, तो हमारे वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल सर, वो यहाँ पर पांचों जो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ है फिर से मीटिंग करते हैं. इसके अलावा जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके जस्ट एक महीने बाद फिर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फिर से पांचों सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ मीटिंग करते हैं. तो आप देख सकते हैं हमारे कंट्री के जो टॉप डिग्निटरीज हैं, जो टॉप पोस्ट हैं, वो सब के सब इन पांचों सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को लगातार इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, देखिए इसका अगर आप रीजन देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं आप इसको अगर आप बिगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंडिया यहां पर, देखिए दिस इज इंडिया. ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को पार करके दिस इज ईरान. ठीक है, यहां से एक्चुअली सेंट्रल एशियन कंट्री स्टार्ट होती है. तो अगर आप देखेंगे इंडिया यहां पर सिर्फ रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में नहीं सोच रहा है, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट एंटायर कॉन्टिनेंटल मतलब स्ट्रेटजी, मतलब पूरे एशिया को यहां पर एक सिंगल धागे के अंदर जोड़ना चाह रहा है इंडिया. दैट इज द मेन एम फॉर इंडिया. ठीक है, इसलिए इंडिया यहां पर इतने सारे अच्छे से रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट कंट्री के साथ. नाउ कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं जो हमारे इंडिया की कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी को मतलब के लिए कंसर्न है, उसको हम समझते हैं. ठीक है, सो इंडिया क्या, देखिए पहली बात तो वर्ड क्या है, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी. नाउ आपने सुना होगा नेशनल सिक्योरिटी, जो कि एक नेशन के साथ मतलब डील करता है. सेकंड कम्स रीजनल सिक्योरिटी, जो एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि आसियान है जो साउथ ईस्ट एशियन के रीजन के लिए है. ठीक है, सार्क है जो साउथ एशिया के लिए है, तो इसे कहते हैं रीजनल सिक्योरिटी. नाउ कम्स कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी. नाउ ये एक नया पर्सपेक्टिव है, यानी कि इंडिया को अब यहां पर जो भी चीजें करनी है वो कॉन्टिनेंटल के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में करनी है. यहां पर 3 चीजें देखिए हुई है, जो हमारे एशियन जो कॉन्टिनेंट है यहां पर 3 चीजें हुई है. पहली बात, अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका 2001 से इसके अंदर उसकी मिलिट्री पावर थी, उसकी प्रेजेंस थी, वो लगातार कोलैप्स हो गई. ठीक है, अचानक से होने के कारण देखिए यूएसए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वो है. ठीक है, स्ट्रॉन्गली ग्लोबल फोर्स है. नाउ यूएसए का हारना एक अफगानिस्तान के अंदर, दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर यूएसए. ठीक है, सो एक सुपर पावर का अफगानिस्तान के अंदर हारना, पहली चीज ये हुई. सेकंड चीज कि काबुल यानी कि अफगानिस्तान के अंदर यूएसए यानी कि इतनी बड़ी प्रेजेंस, इतनी बड़ी जो ग्लोबल सुपर वो था, उसको हटा करके एक तालिबान यानी कि जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेजिग्नेट किया गया था, दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक नॉन स्टेट एक्टर ने इस पर्टिकुलर यूएस को हटा करके यहां पर टेक ओवर कर लिया. एंड थर्ड चीज, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान एंड चाइना दोनों का ही जो इन्फ्लुएंस है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, तो ये 3 जो डेवलपमेंट्स है जो लगातार इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर हुआ है, मतलब जो हमारा एशियन रीजन है वहां पे हुआ है. नाउ जो हमने रिपब्लिक डे का इन्विटेशन दिया है, दैट इज एक्चुअली सिंबॉलिकली, ये एक एक्चुअली हम सिंबॉलिक सिंबल भेजना चाहते हैं, सिग्नल भेजना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है. बट द पॉइंट इज, अभी हमें एक्चुअली जो हमें हार्डवर्क करना है उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, एक्चुअली जो काम करना है ना, दैट लाइज अहेड. अभी कोई काम हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ उनको इन्विटेशन भेजा गया है, अभी तो सिर्फ उनके साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है. राइट, अभी हमें क्या क्या रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है उसके लिए काम करना बाकी है. अब देखिए इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी आई होप आप समझ गए, पूरे एशिया को यहां पर एक साथ लेके चलना. उसके अंदर जो सेंट्रल एशियन रीजन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेंट्रल एशियन रीजन के साथ हम हमारे रिलेशनशिप को लगातार इंप्रूव करना चाहते हैं. उनके साथ हमारा रिलेशनशिप लगातार प्रोग्रेसिवली अच्छा हुआ भी है. अगर आप पिछले 2-3 मतलब साल देखेंगे या फिर 20-30 साल देखेंगे, मतलब अगर पीछे भी जाएंगे, तो हमारी कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, हमने जो डिफेंस और सिक्योरिटी के बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, बहुत सारे कॉपरेशन किए हैं, ये सब बहुत अच्छा हुआ है. देखिए 2 टाइप की वो होती है. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर 2 टाइप से इन्फ्लुएंस करता है.
हार्ड के थ्रू या फिर सॉफ्ट के थ्रू, ठीक है। हार्ड पावर जो होता है दैट इज थ्रू मिलिट्री टॉक्स या फिर वॉर, इन सब चीजों से अगर आप किसी को करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हार्ड पावर। एंड सॉफ्ट पावर का मतलब होता है थ्रू डिप्लोमेटिक मींस। डिप्लोमेटिक मींस का सीधा सा मतलब है विदाउट एनी वॉर, विदाउट एनीथिंग, आप अगर किसी और कंट्री को कन्विंस कर लो आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है ना वो सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है इन द पास्ट 2 डेकेड्स। पिछले 20 साल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मतलब इंप्रूव हुआ है। नॉट जस्ट फॉर ये हमने डिफरेंट जितने भी चीजें थी जो हमने स्टार्ट की अफगानिस्तान के अंदर, सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर हमने बहुत सारा लोन्स दिए हैं, ग्रांट्स एंड एड दिए हैं। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली इंडिया का, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर। देखिए ये बहुत ही लॉडेबल है। ऑथर का कहना है कि मतलब इट इज वेरी गुड, आप रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट द पॉइंट इज इट इज इनसफिशिएंट। जब तक आप इस पर्टिकुलर रीजन के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, इन चैलेंजेस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीजें करना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। नाउ यूरेशिया के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूरेशिया? यूरेशिया को अगर आप ब्रेक करेंगे दैट टॉक्स अबाउट यूरोप प्लस एशिया, यानी कि देखिए दिस एंटायर कॉन्टिनेंट, जहां पर जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर दिस इज यूरोप एंड जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज एशिया। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे दे आर कंबाइंड कॉल्ड एज यूरेशिया। अगर हम पूरे यूरेशिया को एक साथ लेके चलने की बात करें तो कुछ फैक्टर्स है जो यहाँ पे लगातार अपने डोमिनेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर? सबसे पहली बात देखिए, एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज चाइना। चाइना यहाँ पर लगातार असर्टिवली यहाँ पर राइज करने की कोशिश कर रहा है, बोथ थ्रू हार्ड पावर के थ्रू भी और सॉफ्ट पावर के थ्रू। हार्ड पावर के थ्रू कैसे? देखिए मिलिटरीली किसी पर्टिकुलर कंट्री को वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस शो करता रहता है लगातार, और सॉफ्ट पावर के थ्रू कैसे? उनको इन्वेस्टमेंट देता है, उनको पैसा देता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों चीजों को यूज कर रहा है चाइना लगातार। सेकंड इज, अगर आप जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जो यहां पर थी दैट वाज नाटो का फोर्स या फिर जो यूएस का फोर्सेस थे, वो अभी रिसेंटली उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब विड्रॉ कर लिया मतलब एक जो ग्लोबल सुपर पावर था वो यहां से हट चुका है, तो चाइना को यहां पर फ्री हैंड मिल चुका है, जो चाहे वो यूरेशिया के अंदर प्लान कर सकता है। थर्ड चीज, अब अगर आप देखेंगे यूएसए एक बहुत ही स्ट्रांग पावर थी, वो यहां से हट गई है, तो जितने भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का मतलब आप समझ सकते हैं रेडिकल फोर्सेस। रेडिकल फोर्सेस मतलब जो एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज रेडिकल्स। सो एक जो इस्लामिक जो फंडामेंटल फोर्सेस थे, जैसे कि देखिए तालिबान हो गया, ठीक है, अलकायदा, इन सब का जो राइज है ना वो लगातार देखा जा रहा है अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, इन सब जितने भी कंट्रीज है यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फोर्थ देखिए, रशिया यहां पर एक ऑब्वियसली जो मतलब यूरोप और एशिया का जो पार्ट है वहां पर रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ करता था। रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये हुआ करता था कि वो हर चीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता था। रशिया एक स्टेबलाइजर की तरह था, लेकिन इसके रोल वो अपने रोल को लगातार चेंज कर रहा है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे कजाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हुई है वहां पर रशिया ने इस चीज को स्टेबलाइज नहीं किया है, उल्टा रशिया ने इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अपने फोर्सेस को भेज दिया थ्रू सीएसटीओ, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो बॉडी है, उसके थ्रू रशिया ने अपनी खुद की फोर्सेस को यहां पर भेजा है सेंट्रल एशिया के अंदर, ठीक है, ताकि इसको अगर ये मतलब पीसफुली अगर ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से बंद नहीं होता है तो हम इसको उस तरीके से बंद कर सके, मतलब उसको हम मिलिटरीली बंद कर सके, ये इसका मीन है। एंड फाइनली अगर आप देखेंगे यूरेशिया के रीजन में जितने भी मल्टीलेटरल मैकेनिज्म जैसे कि एससीओ है, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रोल लगातार इंक्रीज हो रहा है। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका रोल लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं चाइना, नाटो, ठीक है, इस्लामिक फोर्सेस, यहाँ पर रशिया और फाइनल जितनी भी बॉडीज है, यहाँ पर आप कहीं पर भी आपको इंडिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट। यूरेशिया के अंदर जितनी भी चीजें यहाँ पर चेंजेस हो रही हैं, यहाँ पर इंडिया का फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आया। देखिए इसने स्टेज बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रखा है। ये जो पांचों फैक्टर्स हमने देखा, इसके कारण एक स्टेज सेट हो गया है जहां पर जितने भी जियोपॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन है, फिर टेंशन आप कह सकते हैं, वो यूरेशिया के लैंडमास में लगातार इंक्रीज हो रहा है, शार्पन हो रहा है, मतलब लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉम्पिटिशन है, इसके दो मेन फैक्टर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो मेन फैक्टर्स है। पहला फैक्टर ये है कि जो रिसोर्सेस है उसको वेपनाइज किया जा रहा है। इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है कि एग्जैक्टली रिसोर्सेज को वेपनाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे मिनरल्स बहुत जाते हैं, राइट। अब सोचिए अगर एक थर्ड कंट्री यहां पर आकर इन सारे के सारे मिनरल के ऊपर अपना जो अपना हक यहां पर असर्ट करना स्टार्ट कर दे, और वो ये बोलना स्टार्ट कर दे कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रखेगी तो हम उसे ये नहीं देंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एज वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप एग्जांपल ले सकते हैं चाइना की। चाइना देखिए, चाइना मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंट्री को मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान देता है, ठीक है। अब देखिए वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान देता है ट्रेड एंड बेसिकली ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, राइट। चाइना मतलब किसी और कंट्री को अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता है, दैट इज बिकॉज कि चाइना वहां पर ट्रेड करना चाहता है, बट नहीं, चाइना का यहाँ पर सेकंड पर्सपेक्टिव ये भी है कि उस पर्टिकुलर कंट्री को हमारे इलेक्ट्रॉनिक की चीजों पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर दो कि कल को जाकर वो हमारे अलावा किसी और पे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले ना सके, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी और कंट्री में, जो दूसरी कंट्री थी, मान लीजिए एक कंट्री थी, उसने अगर चाइना के साथ कोई भी प्रॉब्लम कॉज करने की कोशिश की, तो चाइना यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकता है कि अगर आप हमारे साथ कोई भी टेंशन क्रिएट करोगे तो हम आपको ये चीज भेजना बंद कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज कि जो रिसोर्सेज आपके पास थे उसको आपने वेपनाइज कर दिया, मतलब उसको आपने अपने फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। और सेकंड चीज क्या है, इस पर्टिकुलर रीजन में यानी कि यूरेशिया में जो ज्योग्राफिकल एक्सेस है
उसका प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ गया, उसके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गई। मतलब हर एक कंट्री जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री तक पहुंचना चाहता है। सेंट्रल एशियन कंट्री ऑयल के लिए, ठीक है, मिनरल्स के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कंट्री यहां तक पहुंचना चाहता है, बट द पॉइंट इज इसके लिए जो डोमिनेशन है ना वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। चाइना एक तरफ है, इंडिया एक तरफ है, यूएसए एक तरफ है, जितने भी जो ऐसे ग्लोबल इश्यूज है, मतलब जितने भी जैसे रशिया हो गया, ठीक है, चाइना, यूएसए, ये सब के सब चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर जाए और वहां पे जितने भी रिसोर्सेज है उसको वेपनाइज किया जाए, और वहां के लिए वो ज्योग्राफिकल एक्सेस चाहते हैं। अभी आपको ये समझ आ रहा होगा। नाउ टू मीट दिस चैलेंज, इवॉल्विंग एन इफेक्टिव कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी इज द नीड ऑफ द आवर। आपको समझना है इंडिया के लिए यहां पर देखिए, इंडिया को यहां पर नेशनल स्ट्रेटजी से उठकर रीजनल स्ट्रेटजी से साइड होकर यहां पर कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। इंडिया को यहां पर सिर्फ अपने इंडो पैसिफिक को मतलब उठाकर यहां पर सिर्फ इंडिया को अपने इंडो पैसिफिक के बारे में नहीं सोचना है, इंडिया को यहां पर पूरे यूरेशियन स्ट्रेटजी के बारे में सोचना है, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के बारे में सोचना है, तभी जाकर इंडिया का एक्चुअली पर्सपेक्टिव यहां पर ज्यादा और ज्यादा ब्रॉड हो पाएगा। ना कुछ कोर्स करेक्शन की बात करते हैं, जो हम चीजें पहले करते थे इंडिया और जो चीजें हम अभी करते हैं। देखिए ओवर पास्ट 10-20 साल के अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मैरीटाइम पावर है वो लगातार राइज हुआ है। अगर आप मैरीटाइम विजन देखेंगे, मैरीटाइम एम्बिशंस देखेंगे, वो काफी ड्रामेटिकली ग्रो हुआ है इंडिया का। स्पेशली जो हमने एक मिशन स्टार्ट किया है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल मैरीटाइम स्ट्रेटजी, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर मिशन हमने स्टार्ट किया था 2015 के अंदर, ठीक है। इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू हमने अपना जो मैरीटाइम पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। देखिए एक तो हो गया ये पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके अलावा देखेंगे इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमने इंडो पैसिफिक जो ग्रुपिंग्स वगैरह स्टार्ट किए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ हम अपने इंडो पैसिफिक के जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा क्वाड जो, अगर आप क्वाड देखेंगे, क्वाड के चारों ही कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इंडो पैसिफिक के पार्ट है, राइट। तो आप देख सकते हैं जितनी भी चीजें हैं इन सब में जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली आ रहा है सामने। तो समझ रहे हैं हम इंडिया जो है अपना मैरीटाइम पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। ना इसका एक रीजन क्या हो सकता है? इसका एक रीजन ये हो सकता है कि शायद देखिए इंडिया, अगर आप पीछे जाएंगे 20-30 साल पीछे जाएंगे तो इंडिया ने दो चीजों जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया था ना, दैट वाज आर्मी और सेकंड वाज एयरफोर्स। आर्मी और एयरफोर्स को लगातार यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश की गई थी, इनको ज्यादा फंडिंग दी गई थी, इनको ज्यादा इनके लिए ज्यादा डेवलपमेंट की बातें देखी गई थी। बट यहाँ पर नेवी को, यहाँ पर नेवल पावर को, यानी कि मैरीटाइम पावर को लगातार नेग्लेक्ट किया गया था इंडिया के अंदर। नाउ इस चीज का जो इंपॉर्टेंस है, जो नेवल पावर का जो इंपॉर्टेंस है, उसको इंडिया लगातार समझना, अब इंडिया ने समझना स्टार्ट किया है और इस चीज पे अब इंडिया लगातार ही ओवरड्यू करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो चीजें पहले छूट गई थी उस चीज को फिर से सही करने की कोशिश कर रहा है। नाउ देखिए एक तो ये हो गया कि हो सकता है कि हमने पीछे छोड़ दिया था, मतलब पास्ट में हमने नहीं किया था, तो उस चीज को समझ के हम ये चीज कर रहे हैं कि मैरीटाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। बट इसका एक सेकंड रीजन ये भी है कि जो चाइना का मिलिट्री पावर है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली जो इनका जो इनका मैरीटाइम डायमेंशन है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और इसके अगर आप ये देखेंगे कि जो एक्सपर्ट्स वगैरह है, देखिए जब भी चाइना के बारे में बात होती है ना, चाइना देखिए किस पर्सपेक्टिव में बात होती है। चाइना ने या तो साउथ चाइना सी के अंदर कुछ ना कुछ किया होता है, ठीक है, या फिर चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू कुछ ना कुछ किया होता है। आप चाइना की आर्मी या फिर चाइना के एयरफोर्स की ज्यादा न्यूज नहीं सुनेंगे, बट जितनी आप चाइना की नेवल उसकी मैरीटाइम की न्यूज सुनेंगे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो आप देख रहे हैं चाइना के जो मैरीटाइम पर्सपेक्टिव है उस पर इतना ज्यादा फोकस किया गया है कि उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी अपना मैरीटाइम पावर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रहा होगा। अब देखिए एक दूसरा ग्लोबल जो पावर है दैट इज यूएसए। यूएसए का देखते हैं कितना इसके पास मैरीटाइम पावर है। देखिए यूएसए एक बहुत ही प्रीएमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवल पावर है, ठीक है। और स्पेशली अगर उसका इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पहली बात तो मतलब यूएसए जस्ट पैसिफिक का पार्ट है, राइट। तो यूएसए जो है टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटेजिक जो उसका स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है उसी को शो करने के लिए टाइम टू टाइम इंडो पैसिफिक रीजन में आता है और अपने पावर को शो करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए अगर बात करें तो इंडिया के लिए डिफरेंट मतलब एम्स है। इंडिया अपने मैरीटाइम पावर को क्यों अचीव करके रखना चाहता है, क्यों स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है? पहली बात तो देखिए, अगर हमारे पास सी लेन्स जितने हमारे यानी कि मैरीटाइम जितने लेन्स है अगर वो ओपन रहेंगे, मतलब बिल्कुल फ्री रहेंगे, तो हम ट्रेड, कॉमर्स, नेविगेशन ये सब मतलब आसानी से हो सकता है हमारा। देखिए अगर हमारा सी लेन से सोचिए बंद हो जाएगा तो क्या हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे किसी कंट्री के साथ? बिल्कुल नहीं, राइट। इसलिए पहला चीज तो हमारा डायरेक्टली इंटरेस्ट है हमारा, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स को हमें इंक्रीज करने के लिए हमें अपने सी लेन्स को इंप्रूव करना है, उसके लिए हमें अपने मैरीटाइम पावर को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। लेकिन सेकंड चीज ये भी है कि चाइना जो टेरिटरी लगातार इंक्रीज कर रहा है स्पेशली साउथ चाइना सी के अंदर और बाकी रीजन्स के अंदर, उस चीज को काउंटर करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए भी इंडिया ने अपना मैरीटाइम पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। और थर्ड रीजन देखिए, पहला हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड हो गया चाइना को रेजिस्ट करने के लिए, और थर्ड चीज कि इंडिया के आसपास जितने बाकी नेशंस हैं, जितने छोटे छोटे नेशंस हैं जिसको चाइना लगातार बुली कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब वेज से, उन चीजों को हेल्प करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए एक्चुअली इंडिया ने ये अपने मैरीटाइम पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। अभी आपको समझ आ गया? तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप किसी भी आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया अपने मैरीटाइम पावर को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहा है।
लेकिन हाउएवर इंडिया का जो मैरिटाइम सिक्योरिटी और एसोसिएटेड डायमेंशन है, जितना चीजें इंडिया भी कर रहा है अपने नेवल पावर को या फिर मैरिटाइम पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि वो उतना सफिशिएंट नहीं है। अभी हमें और चीजें करने की जरूरत है। अभी हमें देखिए, सिर्फ अगर हम मैरिटाइम के पीछे मतलब लगे रहेंगे तो वो भी सही नहीं होगा। उसके अलावा हमें डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट्स, इन सब चीजों को भी साथ में लेकर चलना है। मतलब एक तरफ तो आप मैरिटाइम पावर को लेकर चल रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। इसके साथ में आप डिप्लोमेटिक पावर को, सिक्योरिटी पावर को, इन सब चीजों को भी लेकर चलो, ताकि जो चाइना का जो यूनिलेटरल एक्शन है, मतलब चाइना जो खुद ही जो अपने मन में जो आता है वो करता रहता है, उस चीज को आप काउंटर कर सको। और साथ ही साथ एक यूनिपोलर एशिया कभी आगे जाकर ना बन जाए। यूनिपोलर का मतलब क्या है? यूनिपोलर का मतलब है, यूनि मींस वन, पोलर मींस पोल्स, यानी कि अगर सिंगल पावर ना बन जाए एशिया के अंदर। मतलब एशिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे जाकर चाइना इज द ओनली ग्लोबल पावर। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर यहां पर एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बनाना है तो इंडिया को यहां पर अभी से ही इन सब चीजों के लिए अभी स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट करनी होगी। देखिए, अगर आप चाइना की कैपेसिटी की बात करेंगे, चाइना के विलिंगनेस की बात करेंगे कि उनका मिलिट्री इंटरवेंशन वो कहां कहां करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि चाइना यहां पर सिर्फ अपने आसपास के रीजन के अंदर ही मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करता है, उसके कहीं पर ही पहुंच जाता है। इट गोज फार बियॉन्ड इट्स इमीडिएट रीजन। मतलब देखिए, मान लीजिए चाइना है, चाइना के आसपास जो साउथ चाइना सी है, यहां तो जाता है, उसके नीचे आप वहां पर देखेंगे, यहां पर मलेशिया तक पहुंच जाता है, इंडोनेशिया तक पहुंच जाता है। ठीक है चाइना। सो एक्चुअली इसका मतलब यह है कि चाइना यहां पर सिर्फ अपने रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता है, बाकियों के रीजन में जाकर भी वहां पर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है ना। इसलिए माना जाता है कि चाइना का जो राइज है, इट इज नॉट मेडली इन द मैरिटाइम डोमेन। सिर्फ मैरिटाइम सेक्टर में इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट हर एक सेक्टर में इंक्रीज होना है। अगर आप रोडवेज को देखेंगे, देखिए दिस इज मैरिटाइम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रोडवेज होता है, रोडवेज में देखेंगे तो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है, वहां पर लगातार इंक्रीज हुआ है। जैसे उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, वो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है कि उसने अपना डायरेक्टली रूट बना लिया है सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, सेंट्रल एफ्रीकन यूरोप तक पहुंचने के लिए। और यहां तक कि जो इस रीजन में पहले रशिया का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ करता था। देखिए, ये सारे रीजन कौन है? अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, सेंट्रल एशिया का रीजन एक्चुअली वही रीजन तो है जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, यूएसएसआर का पार्ट का मतलब क्या है? इन सारे रीजन में रशिया का पहले इन्फ्लुएंस हुआ करता था, बट चाइना ने सोचिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू रशिया का इन्फ्लुएंस को यहाँ पर अंडरकट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर खुद के इन्फ्लुएंस को उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि रशिया को भी अब यहाँ पर धीरे धीरे अंडरमाइन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर माना जाता है कि एनर्जी की जो नीड्स है, जो एनर्जी की जो फ्यूल्स है, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ऑयल है वहां पर, नेचुरल गैस है वहां पर, राइट। उन सबका एक्सेस यहाँ पर चाइना को मिलना स्टार्ट हो गया है। बाकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस यहाँ पर चाइना को मिलना स्टार्ट हो गया। तो देख रहे हैं, चाइना यहाँ पर एक मैरिटाइम पावर की तरह लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा देखिए, चाइना का एक बहुत ही जो मतलब जो एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को इन्वेस्टमेंट देता है, मतलब उन कंट्री के अंदर लोन्स देता है, पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और बाद में उस कंट्री को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है। डिपेंडेंसी, जैसे आप देख सकते हैं, श्रीलंका देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, ये सब लाइव एग्जांपल्स हैं एक्चुअली, जिनको चाइना ने इतना ज्यादा पैसा दिया है कि देखिए, ये पैसा देखिए कभी भी वो फ्री में ऑब्वियसली कोई भी पैसा नहीं देता है, राइट। चाइना देता है लोन की तरह। अब जब चाइना लोन की तरह पैसे देता है तो ऑब्वियसली वो पैसा वापस करना होगा। जब वो पैसा वापस करने की बारी आती है तो ऑब्वियसली इन कंट्री के पास वो पैसा रीपे करने के लिए नहीं होता है, इसलिए उनको बदले में, अब देखिए, पैसा नहीं दे पाते तो क्या है, श्रीलंका ने यहाँ पर हमन टूटा पोर्ट दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ पर जो डिफरेंट पोर्ट्स थे वो देना स्टार्ट किया। तो पॉइंट इज कि चाइना यहाँ पे लगातार इन्फ्लुएंस को अपने इंक्रीज कर रहा है, नॉट थ्रू जस्ट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ पैसे के थ्रू नहीं, बट अपने उसके मतलब अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए वो अलग अलग वेज एंड मीन्स को यूज कर रहा है ना। अगर हम यूरेशिया की बात करें तो अमेरिका, जो यहां पर पहले एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर हुआ करता था, उसका मिलिट्री फुटप्रिंट लगातार यहां पर श्रंक हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया। माना जा रहा है कि यूरेशिया में अगर आप देखेंगे, यूएस देखिए, अफगानिस्तान में पहले अफगानिस्तान में यूएस था, वहां से हट गया, इराक में था वहां से हट गया, सीरिया में था वहां से हट गया, मतलब समझ रहे हैं, यूरेशिया के अंदर जितना भी यूएस का प्रेजेंस था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जितना भी कॉन्टिनेंटल पेरिफेरीज है, मतलब मान लीजिए अगर ये पूरा एशिया है हमारा, तो देखिए दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया के आसपास जो इंडो पैसिफिक है वहां पर यूएसए लगातार घूमता रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जापान है, साउथ कोरिया, यहाँ पे लगातार घूमता रहता है। मतलब यूरेशिया के अंदर अब इंडिया यूएसए नहीं रहना चाहता है, बट यूएसए के आसपास में, मतलब उसका जो पेरिफेरीज है चारों तरफ, वहां पर यूएसए अपनी प्रेजेंस बना के रखना चाहता है। देखिए, ऑथर का कहना यह है कि चाइनीज का जो मैरिटाइम एक्सपेंशनिज्म हो रहा है, मतलब नेवल पावर जो उनका जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसको वो बिल्ड करना बहुत ही आसान है। मतलब उनके अगेंस्ट डिफेंसिव वॉल बिल्ड करना बहुत ही आसान है। चाहे मतलब यूएसए, रशिया, इंडिया, चाहे यहाँ पर सबके साथ मिलकर चाइना को यहाँ पर डायरेक्टली काउंटर कर सकती है। और साथ ही साथ जो चाइना यहाँ पर होप कर रहा है ना कि बड़े बड़े हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी गेन्स कर देंगे, हम पूरे यूरेशिया में ये कर लेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू हम अपना ट्रेड इंक्रीज कर लेंगे, इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर लेंगे, इन सब के सारे गेन्स को यहाँ पर रिवर्स करना बहुत ही आसान है। बट द पॉइंट इज, वहां पर वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या फिर वहां पर ट्रेड वॉर्स जो ऑलरेडी इतनी सारी हो रही है, वो सब और ज्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। हमें इस तरीके से करना है कि ये पीसफुल होना चाहिए पहली बात तो, और मतलब इस तरीके से करना है कि आगे जाकर यूनिपोलर एशिया ना बन जाए। ठीक है, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। नो, ऑथर का कहना यह है, अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, इंडो पैसिफिक में आसियान जो इकोनॉमी है, आसियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राइट। उसी तरीके से अगर हम यूरेशिया की बात करेंगे, यूरेशिया में सेंट्रल एशियन स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक्चुअली इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहा है।
ना अगर आप इंडिया के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया ऑलरेडी टू फ्रंट एक वॉर फाइट कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ चाइना से। इंडिया की मिलिटराइजेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इंडिया के देखिए अगर दोनों ही बॉर्डर देखेंगे, पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ इंडिया का जो बॉर्डर है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, हमेशा दोनों पे मिलिट्री बिल्कुल पैक्ड रहती है। उनके यहाँ तक सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे जहां पे जितनी ज्यादा ठंड हो जाती है वहां से टेक्निकली लोगों को वापस आ जाना चाहिए विंटर्स के टाइम में, ऐसा रूल भी है, बट इसके बावजूद यहाँ पे कोई भी पर्सन ऊपर से नीचे वापस नहीं आता है, नीचे वाले बेस पे नहीं आता है। क्यों? बिकॉज ऐसा एक फियर है कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना दोनों के मन में ही कि जो पहले अपनी पोस्ट खाली करेगा हो सकता है कि दूसरी कंट्री जाकर वो पोस्ट को वहां पर ऑक्यूपाई कर ले, इसलिए कोई भी कंट्री वहां पर उस पोस्ट को वैकेट नहीं करती है। ठीक है, अगर इंडिया को देखेंगे आप, इंडिया देखिए 5-6 डेकेड से ज्यादा हो चुके हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, बट इसके बावजूद पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर लैंड एम्बार्गो लगा रखा है। मतलब पाकिस्तान इंडिया को अपने लैंड को यूज नहीं करने देता है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स पर्सपेक्टिव। देखिए क्यों पाकिस्तान का लैंड यूज करना चाहती है इंडिया? बिकॉज पाकिस्तान एक सिंपल रूट हो सकता है जिसके थ्रू इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्री जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर चीज को यूज नहीं करने देता पाकिस्तान। दैट इज मतलब ये बिल्कुल भी समझ के बाहर है कि दो कंट्री ऐसी जो कि टेक्निकली वॉर पे भी नहीं है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे तो लास्ट वॉर वाज 1999, यानी कि अराउंड 21 ईयर्स होगा, मतलब दोनों कंट्री एट वॉर भी नहीं है, बट इसके बावजूद पाकिस्तान यहां पर लैंड एम्बार्गो लगा के बैठा हुआ है, मतलब इंडिया को यहां पर प्रॉपर्ली अपने लैंड को यूज नहीं करने देता है। यहां पर ऑथर का कहना यह है कि कनेक्टिविटी मींस नथिंग व्हेन एक्सेस इज डिनाइड। यहां पर कनेक्टिविटी की तो बात ही नहीं आएगी ना। यहां पर देखिए एशियन और पूरा रीजन कनेक्ट कैसे हो पाएगा अगर एक दूसरी कंट्री यहां पर एक दूसरे को एक्सेस ही प्रोवाइड नहीं कर रही है, राइट? तो ये प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है नाउ। इसके अलावा एक तो हो गया पाकिस्तान का हमारा रूट था जो जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्री जा सकते थे। अब जब सेंट्रल एशियन कंट्री का जो ये पाकिस्तान का रूट था ये पूरी तरीके से बंद हो गया, जब पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया तो इंडिया ने यहां पर दूसरी रूट्स को देखना स्टार्ट किया जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्री जा सकते हैं। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का थोड़ा सा मैप देखते हैं, पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली है कहां पे। देखेंगे दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया, अब इंडिया चाहता, देखिए ये है सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, नाउ देखिए दिस इज सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दिस इज सेंट्रल, हमें यहीं पे पहुंचना है सिंपल। तो इंडिया चाहता तो ऐसे जा सकता था थ्रू पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान जा सकता, बट पाकिस्तान ने यहां पर जब लैंड एम्बार्गो लगाया है तो इंडिया को अब आने के लिए देखिए ये रीजन यूज करना पड़ता है थ्रू दिस रेड सी होते जाते हुए, सुएज कनाल को पार करते हुए, ऐसे ट्रैवल करके पूरा, समझ रहे हैं आप, आधी दुनिया घूम के यहां पर सेंट्रल एशिया कंट्री में आती है इंडिया। बट इंडिया ने इस चीज को यहां पर मतलब हटाने के लिए इंडिया ने एक सिंपल एक क्या अग्रीमेंट साइन किया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर साइन किया, जिसके अंदर ईरान, ठीक है, और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया यहां पर एक मेंबर्स हैं। नाउ ये एक सिंपल यहां से जाएगा, गवादर पोर्ट से जाएगा, ईरान के थ्रू होते हुए डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर जा सकता है। बट द पॉइंट इज, देखिए दिस इज ईरान। ईरान जो है ये यूएसए और ईरान के बिल्कुल बनते नहीं है, जैसा आप जानते हैं यूएस और ईरान बिल्कुल काउंटर है। ठीक है, अब यूएसए ने क्या कर रखा है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो इस सैंक्शन के चक्कर में क्या हुआ है, जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग गए हैं। मतलब इंडिया अब उसको भी डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इट में अपीयर स्ट्रेंज की, देखिए ये बहुत ही स्ट्रेंज बात ये है कि यूएसए जब भी कोई भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है उस टाइम तो इंडिया उसको लगातार इंडिया उसको सपोर्ट करता है, उसके साथ रहता है। ठीक है, बट द पॉइंट इज जब इंडिया को खुद की डिमांड होती है, इंडिया को यहाँ पर खुद की डिमांड है, यहाँ पर जहां पर इंडिया खुद के लिए यहाँ पर मांग सकता है कि हमें इंटरस्टेट ट्रेड करना है, हमें कॉमर्स करना है, हमें डिफरेंट कंट्री से ट्रांजिट चाहिए, हमें ईरान से ट्रांजिट चाहिए, हमें पाकिस्तान से ट्रांजिट चाहिए, बट यूएसए ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और इस चक्कर में इंडिया इन सब चीजों को भी यूज नहीं कर पाता है। अगर हम रिसेंट अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, देखिए अफगानिस्तान के अंदर जितने भी सिक्योरिटी चेंजेस हुए हैं इसके कारण जितने भी हमारे कनेक्टिविटी थी उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेज को अगर फिर से देखेंगे, देखिए अगर हम चाहते हैं यहाँ पे थ्रू जाकर तो हम अफगानिस्तान के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते थे, देखिए ऐसे जा सकते थे हम। ठीक है, अब ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ये, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, तालिबान को ऑब्वियसली हम तालिबान के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है, इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली कोई कॉन्टेक्ट रखना नहीं चाहता है तालिबान के साथ, तो ये हमारा एक और जो रूट था ये भी पूरी तरीके से बंद हो गया। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री के लिए। नाउ यूरेशियन कॉन्टिनेंट के अंदर देखिए, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने 5 फैक्टर्स के बारे में बात की थी, चाइना, यूएसए, रशिया, इन सब के बारे में बात की थी, वहां पर इंडिया का नाम कहीं नहीं था। इसका मतलब क्या है, इंडिया को लगातार मार्जिनलाइज किया जाता है, मतलब इंडिया को यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं समझा जाता है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी रिवर्स्ड, ऐसा ऑथर का कहना है। इस चीज को आप रिवर्स कीजिए। नाउ ये कोई और रिवर्स नहीं करेगा, पहली बात तो इसको इंडिया को अपने आसपास पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना होगा कि ये चीजें अपने ऑटोमेटिकली रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाए। नाउ अगर आप और भी फैक्टर्स की बात करें जो जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्ले हो रही है, देखिए यूएस और रशिया के बीच में लगातार कन्फ्रंटेशन चल रहा है, स्पेशली अभी यूक्रेन को लेकर लगातार प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सेकंड, रशिया की बात करेंगे, रशिया बोल रहा है कि नेटो जो बॉडी है उसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, बिकॉज देखिए नेटो की बात करेंगे, नेटो यहां पर बोल रहा है कि यूक्रेन को और बेलारूस, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मतलब नाटो बोल रहा है कि हम इन दोनों को अपने नाटो के ग्रुप के अंदर इंक्लूड करेंगे। ना रशिया का बोलना यह है कि यूक्रेन पहली बात तो यूएसएसआर के अंदर था, इसका मतलब है इस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसका रशिया का है, तो रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन और बेलारूस दोनों ही जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे वो जाकर इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर इंक्लूड हो जाए, तो यहां पर रशिया इस चीज को अपोज कर रहा है। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन सिक्योरिटी की बात करें तो आपस में उनकी इतनी प्रॉब्लम चल रही है जहां पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स जो है लगातार
लगातार रशिया यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ये जो यूरेशियन वाला पार्ट है ये बिल्कुल भी स्टेबल पार्ट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल भी स्टेबल रीजन नहीं है, यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। नाउ दिस ऑलरेडी कम्स एट अ बैकग्राउंड जब इंडिया जो यूएसए है अपने ग्लोबल मिलिट्री कमिटमेंट्स जो थे उसको उस चीज को ऑलरेडी रिव्यू कर रहा है। नाउ देखिए इस रीजन में, यूरेशिया के रीजन में अगर आप समझेंगे कि थोड़ी सी मोटी जो पीस स्टेबिलिटी थी ना वो इसलिए थी बिकॉज यूएसए वहां पर अलग अलग जगहों पर अपने मिलिट्री लेके बैठा हुआ था। ठीक है, यूएसए ग्लोबल पावर है तो ऑब्वियसली अपने मिलिट्री लेकर बैठा रहेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो आएगा ही। अब अगर आप देखेंगे यूएसए लगातार इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं। आप जैसा जानते हैं जो बाइडेन की जब उसका रूल इनका स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने पहला काम क्या किया, अफगानिस्तान से ट्रूप्स को हटा लिया, ठीक है, इराक से हटा लिया, सऊदी से हटा लिया, इन सब चीजों से हटाया ना, तो एक्चुअली ये शो करता है कि यूएसए जो है लगातार अपने प्लान्स को चेंज कर रहा है। देखिए कुछ प्लान्स के बारे में बताया हुआ है। पहला जो यूएस का जो यूरोपियन कमांड था, यूरोपियन कमांड का सीधा सा मतलब है यूएस की कुछ ऐसे ट्रुप्स जो यूरोपियन कंट्री के अंदर प्रेजेंट थी, वो अगर 1992 की बात करें अराउंड 2,65,000 ट्रुप्स के आसपास प्रेजेंट थी, अभी सिर्फ 65,000 रह गई, मतलब अराउंड 2 लाख ट्रुप्स यहां से हटा लिए गए। सेकंड, अगर हम इंडो पैसिफिक कमांड की बात करें तो यूएस 1990s की बात करें अराउंड 1 लाख ट्रुप था, अब ये धीरे धीरे इंक्रीज होनी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, सिर्फ 90,000 ट्रुप्स रह गए हैं जो भी सिर्फ दो ही कंट्री के अंदर है, या तो जापान के अंदर है या फिर साउथ कोरिया के अंदर है। इन दोनों को यहाँ पे ये पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करती है, बाकी सारी कंट्रीज हटा लिया गया है। थर्ड एक जो बॉडी है यूएसए की दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कमांड, यानी कि सेंटकॉम बोलते हैं इसे। ठीक है, देखिए इसको ब्रेक कीजिए, सेंट्रल कमांड। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सेंटकॉम किससे रिलेटेड है, यूएसए से रिलेटेड है। नाउ देखिए अगर सेंटकॉम की बात करें, सेंटकॉम जो है एक ऐसी बॉडी है जो कि एक्चुअली अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, इन सब के अंदर अपनी फोर्सेस को रखती थी। देखिए अराउंड 1,70,000 के आसपास ट्रुप्स वहां पे हुआ करते थे पिछले मतलब अगर आप पिछले 10 साल पीछे जाएंगे तो, बट द पॉइंट इज अभी ये कम होकर सिर्फ 10,000 के आसपास रह गए, एंड दैट टू अभी धीरे धीरे ये भी वैकेट हो रहे हैं, वहां से ये भी हट रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं यूएस का जो प्रेजेंस था यूरेशिया के अंदर वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यूएस का ऐसा ऑथर ये बोल रहा है कि यूएस को एक चीज समझ आ गया है कि यूएस या तो यहाँ पर यूरोप के ऊपर यहाँ पर सारे एफर्ट्स लगा सकता है या फिर इंडो पैसिफिक के ऊपर। यूरोप मतलब यूएस जो है यूरोप और इंडो पैसिफिक दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकता है, ये यूरोप के पास, ये यूएसए के पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो या तो वो यूरोप पे ध्यान देगा या फिर इंडो पैसिफिक ध्यान देगा, इसीलिए धीरे धीरे उसने यूएसए ने क्या किया, यूरोप के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है और इंडो पैसिफिक पे अपना जो फोकस है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड एज जियोपॉलिटिक्स में बी फ्रैक्चर्ड बट ऑलवेज एड अप ग्लोबली। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आगे जाकर देखिए आपका एक ऐसे का स्टेटमेंट बन सकता है। ऐसे के स्टेटमेंट ऐसे उठाए जाते हैं जो कि एक अच्छे एडिटोरियल से उठाए जाते हैं, फिर किसी एक पर्टिकुलर मैगजीन का जो हेडिंग होता है उससे उठाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्या है। ये बोल रहा है जियोपॉलिटिक्स में भी फ्रैक्चर्ड। देखिए जियोपॉलिटिक्स हो सकता है कि फ्रैक्चर्ड हो, लेकिन इट ऑलवेज एड्स अप ग्लोबली। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये यूरेशिया का पार्ट है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर डिफरेंट यूरोपियन नेशंस है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप यूके के अंदर कुछ मतलब और टेंशन चल रही है, रशिया के अंदर कुछ और टेंशन है, फ्रांस के अंदर कुछ और टेंशन है, यहाँ पर रशिया के अंदर कुछ और टेंशन है, राइट। यहाँ पर जर्मनी है उसके अंदर कुछ और टेंशन है। नो द पॉइंट इज कि सबके हो सकते हैं फ्रैक्चर टेंशन हो, मतलब सबके अपने अपने टेंशन हो, बट अगर हम इस पूरे रीजन को एक साथ देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये एड अप होकर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां पर हम बोलेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट स्टेबल। आई होप आप समझ रहे हैं, हर एक कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट हर एक कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद यहां पर जब हम सबको ऐड करते हैं तो उन सब की मिला करके वो जो रीजन है वो नॉन स्टेबल बन जाता है, नॉन स्टेबल रीजन बन जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कि जियोपॉलिटिक्स फ्रैक्चर्ड हो सकता है, लेकिन जब ऐड होता है तो सारा का सारा एक साथ ऐड होकर ग्लोबली ऐड होता है। इस मामले में इंडिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है। इंडिया को देखिए, एक तो मैरीटाइम डायमेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया को देखिए नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान चाइना, ठीक है, रीजनल लेवल पे इशू है चाइना, ठीक है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर करेंगे मैरीटाइम डायमेंशन में देखेंगे तो यूएस है यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन, चाइना है कॉम्पिटिशन, बट इसके अलावा इंडिया को यहाँ पर कॉन्टिनेंटल इशूज में यहाँ पे इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज इंडिया का जो डायरेक्टली ट्रेड रूट था, यहाँ पर जो इंडिया का एक्सेस था सेंट्रल एशियन कंट्री में, उसी को बंद कर दिया गया है। तो इंडिया यहां पर एक ऐसे यूनिक कंट्री की तरह बन गया है जिसको देखिए नेशनल लेवल इश्यूज भी है, ठीक है, फिर यहाँ पर रीजनल लेवल इश्यूज भी है, मैरीटाइम लेवल इश्यूज भी है, और अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल लेवल इश्यूज भी होने स्टार्ट हो गए हैं। गोइंग फॉरवर्ड एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि इंडिया को यहाँ पर दोनों में से कोई एक चूज नहीं कर सकता है। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि मैं या तो कॉन्टिनेंटल को अपने संभालूंगा या फिर मैरीटाइम को। यहाँ पर इंडिया को दोनों को संभालना होगा, यानी कि कॉन्टिनेंटल इंटरेस्ट को भी संभालना होगा विदाउट इग्नोरिंग हमारे मैरीटाइम डोमेन को। हम किसी में भी यहाँ पर पीछे नहीं रख सकते, बिकॉज जिसमें हम पीछे होंगे ना उसी में चाइना यहाँ पर सामने आ जाएगा। नाउ ये इट रिक्वायर्स अ मोर असर्टिव पुश, यहाँ पे ज्यादा पुश चाहिए हमें, स्पेशली हमारे कॉन्टिनेंटल राइट्स के लिए। देखिए हमें अपने सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना होगा, ईरान के साथ, रशिया के साथ, और जितने भी यहाँ पे बॉडीज हैं, एससीओ हो गया, फिर ये ईएयू हो गया, सीएसटीओ हो गया, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबके साथ हमें रिलेशनशिप को धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा। नाउ अगेन एक स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान को स्टेबल करना इज बहुत जरूरी है, राइट, इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने अफगानिस्तान को स्टेबल कर दिया सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, बिकॉज यूरेशिया के अंदर अफगानिस्तान इज नॉट द ओनली इशू। ठीक है, अफगानिस्तान के अलावा
और भी बहुत सारे इश्यूज है जिसके बारे में हमने इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर प्रॉपर्ली समझा। आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आई होगी, समझ आ रही होगी ना। यहाँ पर ऑथर एक चीज और बोलते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें आपको चूज कभी नहीं करना है, आपको दोनों में राइट बैलेंस लेके चलना है, दोनों को आपको साथ में संभालना है, तभी ये चीजें प्रॉब्लम मतलब तभी चीजें अच्छे से हो पाएंगी। बट दिस विल नॉट बी इजी, ऐसा भी ऑथर का कहना है, बिकॉज इट विल नीड टू वर्क विद डिफरेंट पार्टनर्स। हमें आप देखिए यहाँ पर हमें यूएसए और रशिया को दोनों को साथ लेके चलना होगा। यहाँ पर हमें यूएसए के साथ भी अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, रशिया के साथ भी, ये जानते हुए कि यूएसए और रशिया आपस में बिल्कुल मतलब दोनों की बनती नहीं है, दोनों के रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं है, बट इसके बावजूद हमें यूएसए को भी साथ लेके चलना है, हमें रशिया को भी साथ लेके चलना है। सिमिलरली देखिए, अगर आप यूएसए और ईरान की बात करेंगे, हमें यहाँ पर यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, ईरान के साथ भी करना है, ये जानते हुए भी कि यूएसए और ईरान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है आपस में, इसके बावजूद हमें दोनों को साथ लेके चलना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंट पार्टनर्स को हमें साथ लेके चलना है, डिफरेंट एजेंडास के ऊपर, इवन वाइल जो उनका खुद का जो पॉलिटिकल जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो इट हैज बीन प्लेइंग आउट इन ओपन, जो इनके टेंशन से वापस में चल रहे हैं, बट इसके बावजूद हमें दोनों को साथ लेके चलना होगा। इंडिया को यहाँ पर अपने खुद के पैरामीटर्स को यहाँ पर डिफाइन करना होगा, खुद के कॉन्टिनेंटल पैरामीटर्स, खुद के मैरीटाइम सिक्योरिटी के पैरामीटर्स, इनको लेके चलना होगा। इंडिया को अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा, ठीक है। इंडिया यहाँ पर किसी और पर्टिकुलर कंट्री के मतलब अंदर नहीं आ सकती है। यहाँ पर इंडिया को अपने इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट एक्शंस, मतलब इंडिया को अपनी प्लानिंग्स सारी खुद करनी होगी, ठीक है। इंडिया बेसिकली एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, हम ऑटोनोमसली मतलब हम खुद डिसाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज। वो एक्चुअली हमारी डिप्लोमेसी को भी हेल्प कर सकती है, कुछ और अभी हमारी डिप्लोमेसी को हेल्प नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एडिटोरियल जो बात करता है ओमिक्रॉन और बूस्टर शॉट के बारे में। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बात यह है कि जो प्रिकॉशनरी डोज अभी स्टार्ट हुआ है ये इंपैरेटिव हो गया। इंपैरेटिव मतलब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है, बिकॉज ये पैंडेमिक है, लगातार खुद के मतलब टर्न्स लेता जा रहा है। मतलब पहले देखिए यहाँ पर अल्फा वेव आया था, फिर यहाँ पर बीटा वेव आया, डेल्टा वेव आया, और यहाँ पर इन सबसे ज्यादा जब हमें लग रहा था कि चीजें धीरे धीरे कम होंगी, बट यहाँ पे ओमिक्रॉन मतलब वेरिएंट आ गया है जो कि इससे भी ज्यादा मतलब जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। देखिए हमें पता नहीं है, बट हो सकता है कि इसके बाद भी और भी ज्यादा कोई सिवियर डिजीज आ जाए, राइट, सिवियर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इन सबसे बचने के लिए एक प्रिकॉशनरी डोज जो है बहुत इंपैरेटिव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नो ऑल्दो ऐसा माना जा रहा है कि वायरस जो है हो सकता है कि बहुत ही माइल्डर फॉर्म में हो, ऐसा हर एक पर्सन कह रहा है कि बहुत ही माइल्डर फॉर्म में, बट आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम इसके बारे में अलर्ट किया गया था वर्ल्ड को, उस टाइम ओमिक्रॉन एक बहुत बड़े खतरे की तरह अलर्ट किया गया था, यानी कि उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न याद रखना है, अभी तक सिर्फ 4 ही ऐसे वेरिएंट्स हैं कोविड के जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला था तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा ना। इसका एक रीजन जो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी यानी कि डब्ल्यूएचओ बोलती है वो ये है कि देखिए ऑल्दो इसका जो मतलब सिवियरिटी है बहुत ही माइल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिवियरिटी इसकी माइल्ड है, बट इसके बावजूद इसका जो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, मतलब इतने ज्यादा लोगों को ये इतने कम टाइम में ये अफेक्ट कर सकता है कि एक्चुअली हमें सिवियर होने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 लोग एक मतलब मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उसकी कैपेसिटी यहाँ पर 10 लोगों की है, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल केसेस में जा रहे हैं, मतलब वहां पर 9 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, 11 लोग जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल अपने इस पर्टिकुलर लोड को संभालने की कोशिश करेगा। बट द पॉइंट इसकी मान लीजिए ओमिक्रॉन वेरिएंट यहाँ पे आउट ऑफ हैंड चला गया और एक साथ यहाँ पर 100 लोग की यहाँ पर मतलब यहाँ पे दिक्कत कॉज हो गई और ये 100 के 100 यहाँ पर इस हॉस्पिटल के ऊपर गए, तो आप समझ रहे हैं हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज काम नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए फिलहाल ये है ना। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो डॉक्टर्स है दिल्ली में, मुंबई में खुद भी वहां पर अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए कोविड के कारण, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। ये चीज तो क्लियर है कि ये डिजीज बहुत ही ज्यादा सिवियर फॉर्म के अंदर नहीं है, जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हेल्थ केयर सेक्टर के हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, पैरामेडिक्स हैं, इनका हम एब्सेंस यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए किसी को अगर सिवियर कॉजेस होते हैं तो उसे संभालेगा कौन, राइट, उनका देखरेख कौन करेगा, दैट इज एक्चुअली डॉक्टर्स। तो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा है कि डॉक्टर्स खुद ही यहाँ पर अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए, एंड दैट टू इन लार्ज नंबर, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स आ रही है जहां पर डॉक्टर्स के ना होने के कारण बहुत सारे जो रूटीन कंसल्टेशंस थे, मतलब जो नॉर्मल पेशेंट्स आ रहे हैं, जो सर्जरीज वगैरह होनी थी, वो सब के सब धीरे धीरे बंद होनी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो डॉक्टर्स थे खुद ही यहाँ पर ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है, तो उनको वहां पर आइसोलेट किया गया, आइसोलेट इस तरीके से किया गया है ताकि उनके कारण किसी और को पेशेंट्स वगैरह को यहाँ पर स्प्रेड होना स्टार्ट ना हो जाए। तो समझ रहे हैं, डॉक्टर्स को अगर आइसोलेट कर देंगे, डॉक्टर्स को अगर हम साइड रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो हॉस्पिटल्स के ऊपर जो प्रेशर है और ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई कुछ एक एक्सपर्ट के कोई एक सेक्शन ऐसा है जो ये बोल रहा है कि हम ज्यादा रेडी तभी होते ना अगर हमने ये एडिशनल जो डोज है उसको पहले ले लिया होता। अब देखिए ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, हमने जितने भी एडिटोरियल डिस्कशन बात की उसमें आपने एक चीज समझा होगा कि कभी एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि बूस्टर डोज जरूरी नहीं है, फिर दूसरा बोलता है कि हाँ बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, तीसरा बोलता है कि हमने पहले क्यों नहीं लिया, चौथा बोलता है कि हमने अभी क्यों नहीं लिया। आपको ये सब समझना नहीं है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको हमेशा एक बैलेंस व्यू रखना है, ठीक है। नाउ एक चीज के प्रोस और उसके कॉन्स, मतलब क्या हमें बूस्टर डोज को पहले लेना चाहिए था, उसके आपके पास 2-3 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, या फिर क्या हमें इस बूस्टर डोज को पहले नहीं लेना चाहिए था, उसके हमारे पास 2-3 पॉइंट रेडी होने चाहिए थे ना, क्यों हमें पहले इसको लेना चाहिए था। फर्स्ट चीज ओमिक्रॉन वेरिएंट, ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा है, अगर हमने पहले लिया होता तो शायद
हो सकता है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को अरेस्ट कर पाते। हमें क्यों लेना नहीं चाहिए था? पहली बात तो हमारे पास बूस्टर डोज के लिए कोई भी एक प्रॉपर हमारे पास डेटा नहीं था, ठीक है, तो हम इस चीज को हम कभी मालूम ही नहीं कर पाए कि हमें बूस्टर डोज की जरूरत है या फिर नहीं है। सेकंड चीज, अगर बूस्टर डोज चाहिए तो हमें कौन सी चाहिए, हमें इन सब चीज के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा रेडी करके रखने हैं। नाउ अगर अब क्वेश्चन कम्स कि बूस्टर डोज जो स्टार्ट तो हो गया है, आपको याद होगा 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, उसको स्टार्ट कर दिया गया है, बट कौन सा बूस्टर डोज दिया गया? तो रिसेंटली जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है वैक्सीनेशन के ऊपर, उसने ये बोला है कि जो सेम वैक्सीन जो पहले दो वैक्सीन जो भी आपने लिए है ना, सेम वैक्सीन को यहाँ पर फिर से बोला गया है, मतलब थर्ड वैक्सीन भी आपको वही, थर्ड डोज भी वही वैक्सीन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिक्स्ड वैक्सीन का अप्रोच जो है, हमारे पास इतना अभी कंसेंसस नहीं है, इतना डेटा नहीं है कि हम इसको अभी पूरी तरीके से रोल आउट कर सके, राइट। हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पर डेटा नहीं है, इसी कारण हमने यहाँ पर जो ये बोला है कि जो पहले 2 जैब्स आपने लिए हैं वही सेम वैक्सीन आपको यहाँ पर थर्ड जैब में भी लेना है। मोरओवर, लेकिन यूके के अंदर कुछ स्टडीज हुई है, इंग्लैंड के अंदर स्टडीज हुई है, उसमें यह पाया गया है कि अगर आप कोविशील्ड के पहले आपने 2 डोजेस लिए हैं, साथ में कोविड डोज का अगर आप एक और कोविशील्ड का अगर आप एक और डोज लेंगे, यानी कि थर्ड डोज भी लेंगे, तो दैट एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन रेट को, यानी कि जो सीवियर कोविड है उसको 88% तक रिड्यूस कर सकता है। तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। ये रेट जो भी यूके के अंदर जो स्टडी हुई है, ये एक्चुअली काफी प्रॉमिसिंग है। ना मिक्सिंग वैक्सीन के ऊपर जो कन्वर्सेशन है, हाउएवर, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, इट मस्ट कंटिन्यू, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। आगे जाकर हम जो बाकी जितने भी जो वैक्सीन है उसको भी हम यहाँ पर इन प्ले ला सकते हैं। इस चीज को जरा समझिए। देखिए, हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को यहाँ पर कोविशील्ड दे रखा है, राइट, कुछ को यहाँ पर कोवैक्सीन दे रखा है और कुछ को यहाँ पर स्पुतनिक दे रखा है। तो आप समझिए, जिसको यहाँ पर कोवैक्सीन दे रखा है हम उसको सिर्फ कोवैक्सीन दे सकते हैं, जिसको हमने कोविशील्ड दे रखा है अब उसको थर्ड डोज में हम सिर्फ कोविशील्ड दे सकते हैं। सिमिलरली जिसको हमने स्पुतनिक दे रखा है हम उनको सिर्फ स्पुतनिक दे सकते हैं ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैक्सीन है ना हमारे पास जो अप्रूव्ड है, मॉडर्ना हो गया, जॉनसन हो गया, फाइजर हो गया, राइट। ये सब कंपनी जो वैक्सीन बना रही है, इसको हमने अप्रूव तो कर रखा है, बट इसको कहीं यूज नहीं कर पा रहे। क्यों यूज नहीं कर पा रहे? बिकॉज यहाँ पर सेम वैक्सीन हम दिया जा रहा है, जो वैक्सीन ऑलरेडी एक बार दिया गया है वही वैक्सीन दोबारा दिया जा रहा है। नाउ इस चीज को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या वैक्सीन को मिक्स करने से हमारे पास कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज के ऊपर स्टडीज लगातार होती रहनी चाहिए। अब आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ एक फैक्टर ये है कि इंडिया के अंदर ज्यादा स्टडीज हुई नहीं है, ठीक है, बहुत कम स्टडीज हुई है, इस कारण हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है, हमारे पास ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है कि कितनी इम्यूनिटी कौन ऑफर करता है, अगर हम मिक्स वैक्सीन देंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं नुकसान होगा, इस चीज के बारे में हमारे पास एक प्रॉपर डेटा है ही नहीं अभी तक। तो इस चीज को प्रॉपरली मालूम करने के लिए पहली बात तो हमारे यहाँ पर और ज्यादा स्टडीज होनी चाहिए। तो ये बोला गया है कि वायरस के पास एक कैपेबिलिटी ये है कि ये अपने आप को लगातार म्यूटेट कर रहा है, कोविड जो है लगातार म्यूटेट कर रहा है, और इस तरह से म्यूटेट कर रहा है कि आगे जाकर ये ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स को मतलब सामने ला रहा है। मतलब ओमिक्रॉन जो कि जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि इसका आर फैक्टर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आर फैक्टर 2.67 पहुंच चुका है ओमिक्रॉन का। 2.67 का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है, वो 2.67% को एक बार में इन्फेक्ट कर सकता है। तो आई होप समझ रहे होंगे। फिर अगेन ये 2.67% को वो कर मतलब आगे करेगा, अफेक्ट करेगा, एंड सिमिलरली ये चेन कभी ब्रेक नहीं होता है। तो आर फैक्टर आज तक का जो हाईएस्ट हुआ करता था दैट वाज 2। अब सोचिए 2.67 मतलब ये आज तक का अगर हाईएस्ट पैंडेमिक का अगर आर फैक्टर है, इसका मतलब है कि हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट यहाँ पे आ सकता है। बट इसके बावजूद ऐसा वेरिएंट आ गया जिसने हमारे वैक्सीन को यहाँ पर पूरी तरीके से अंडरमाइन कर दिया, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ही कम हो गई। एक न्यू डायमेंशन ला के इसने रख दिया है कि क्या हमें वैक्सीन को एक अलग तरीके से देखना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर बूस्टर डोज के यहाँ पर मिक्सिंग मतलब बूस्टर डोज को मिक्स्ड वैक्सीन की तरह लेना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन है वो लगातार चलते रहना चाहिए, इनके ऊपर स्टडीज लगातार होती रहनी चाहिए ना। जो प्री स्टडीज हुई है उसके अंदर ये पाया गया है कि जो बूस्टर डोज है वो एक्चुअली हमारा आर नंबर जो ओमिक्रॉन का है उसको रिड्यूस कर सकती है। आर नंबर जैसा मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर कोविड पॉजिटिव पर्सन से कितने लोग और इन्फेक्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर पर्सन। अभी ये 2.67 पहुंच गया ओमिक्रॉन के लिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम बूस्टर डोज प्रॉपर्ली लेंगे तो वो एक्चुअली हमारे ओमिक्रॉन के इस ड्राइव सर्ज को और ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट का अगला काम यह है कि सबसे पहले बात तो जो एडिशनल डोजेस यानी कि बूस्टर डोज है वो हर एक पॉपुलेशन के पास धीरे धीरे पहुंचाएगी। सबसे पहले अभी 60+ के लिए बातें चल रही है, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको दिया जा रहा है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो बाकी पॉपुलेशन को भी दिया जाएगा ना। ओमिक्रॉन ने ये चीज तो प्रूव कर दिया कि जो एक वायरस है, ये वायरस है, इट इज अ काइंड ऑफ मूविंग टारगेट। मतलब मूविंग टारगेट का सीधा सा मतलब समझेंगे तो पहली बात तो देखिए ये टारगेट है, मतलब वैक्सीनेशन से हमें इसे रोकना है, बट ये खुद को मूव कर रहा है मतलब खुद को लगातार चेंज कर रहा है। ये सेम वायरस नहीं है जो एक्चुअली हमने 2020 के स्टार्टिंग में देखा था। मतलब 2020 के जनवरी में जो हमने वायरस को जो हमने फेस किया था, कि वो सेम वैक्सीन नहीं है, मतलब सेम वायरस नहीं है। वैक्सीन ने अपने अंदर इतने सारे म्यूटेशन कर लिए हैं कि एक्चुअली हम भूल भी चुके हैं एक्चुअली कि वो उस वायरस के अंदर क्या क्या वो कैपेबिलिटीज हुआ करती थी। अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है दैट इज मच मोर डेंजरस एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल वेरिएंट, ठीक है। तो ये लगातार मूव कर रहा है, मतलब लगातार ये खुद को चेंज कर रहा है, इसलिए हमें अपनी अप्रोच के अंदर भी लगातार चेंज करने की जरूरत है। इसलिए एक चीज लेकिन ऑथर ये बोल रहे हैं कि सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, उसमें हम जितने तरीके से रेडी थे ना, उससे ज्यादा तरीके से हम ज्यादा बेटर रेडी हैं हम अभी के टाइम में। इन द कमिंग वीक्स, कमिंग मंथ्स, अभी जो हम और कर रहे हैं, गवर्नमेंट को और साइंटिफिक बॉडीज दोनों को साथ में मिलकर यहाँ पर और ज्यादा इंडेवर करना होगा, और ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, ताकि जितना शील्ड यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही शील्ड यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, मतलब और ज्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए, और ज्यादा जो वैक्सीनेशन रेट है और ज्यादा उसको इंक्रीज किया जाए।
ठीक है, ये था हमारा सेकंड ट्यूटोरियल। आई होप आपको दोनों ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।